Hello my dear student, this is our first class. So let us start with my introduction. This is Paritosh Bobade in front of you. So I have completed my masters in physics from Symbiosis International University Pune and I got all India rank 169 in JRF. So start करते हैं 10 state का first chapter, that is the gravitational. So what do you mean by gravitational? It is a type of force. It is a type of force. Sir, which type of force? It is an attractive force. Which type of force? It is a attractive force. मीन्स ये ऑलवेज क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. क्या करता है? ऑलवेज अट्रैक्ट करता है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलते हैं अपन अट्रैक्टिव फोर्स. याद रखो एक बात, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलेंगे अपन? अट्रैक्टिव फोर्स. बस इतना याद रखना है. मीन्स इसका मतलब क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? किसी को अपने तरफ क्या करेगा? खींचेगा. क्या करेगा? खींचेगा. मतलब इसको सिंपल इसमें आपके लैंग्वेज में बोलते हैं पैर वाला फोर्स. क्या बोलते हैं इसको? पैर वाला फोर्स. पैर में क्या होता है? दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं? खींचे चले जाते हैं. सही है कि नहीं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है? दो मास के बीच में जो फोर्स होता है उस फोर्स को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये जो फोर्स होता है वो कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर में होता है. कैसे होता है? अट्रैक्टिव नेचर. अभी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, 4 फंडामेंटल फोर्स में से एक जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है. ये जो फोर्स होता है इसके मैं 2 पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को, वो याद रखना है. सबसे पहले इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर. कैसा रहेगा? इट इज़ ऑलवेज इन अट्रैक्टिव नेचर. फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकंड पॉइंट, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स. इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स. व्हाट डू मीन बाय सर लॉन्ग रेंज फोर्स? चलो बहुत ईजी है. देखो, लॉन्ग रेंज मतलब रेंज यानी होता है डिस्टेंस. क्या होता है? रेंज यानी डिस्टेंस. अभी देखो, काफ़ी ये ऊंची बिल्डिंग है, ऊंची है बिल्डिंग, बराबर. अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आदमी, यहाँ पे आदमी खड़ा है. अब ये बराबर. अब ये आदमी यहाँ से अगर जंप किया, ये यहाँ पे आ गया, तो किधर जाएगा? वो नीचे जाएगा. किसकी वजह से नीचे जाएगा? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. सर ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा? ये जो अर्थ है ना, अर्थ क्या एक्ट कर रही है इसके ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही. कौन अर्थ क्या एक्ट कर रही? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही. इसके वजह से ये आदमी किधर जाएगा? नीचे जाएगा. सही है. तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है. बिल्डिंग काफ़ी ऊंची होती है ना, तो डिस्टेंस कैसा है? बहुत ज़्यादा. इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स. क्या बोलेंगे इसको? इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स. कौन सा फोर्स होगा ये? अट्रैक्टिव. एंड सेकेंड पॉइंट क्या? इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स. ठीक है, आप लोगों को ये 2 चीज़ें याद रखना है. सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स अगर पता हो आ गया तो सबसे पहले क्या लिखना? इट इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स. इट इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स. कभी ग्रेविटेशनल फोर्स रिपेल नहीं करेंगे, ऑलवेज क्या करेंगे? लोगों को अपनी तरफ खींचेगा. एंड सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स. इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स. काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस भी है तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा. बट द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वेरी लो. जो स्ट्रेंथ होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो क्या होती है? लो होती है. सर लो होती है तो कैसे अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है? बिकॉज अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो अट्रैक्ट कर रहा है. पर जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है. ठीक है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ वीक फोर्स. क्या आता है? ये वीक फोर्स में आता है. ठीक है. देन न्यूटन स्टार्ट. ठीक है. अब न्यूटन ने कुछ स्टार्ट किया. आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि न्यूटन ने कैसे स्टार्ट किया था. अब न्यूटन कहाँ बैठे थे भाई? पेड़ के नीचे. तो स्टार्ट करते ये क्या हो गया? ये हो गया पेड़. सही है. अब न्यूटन यहाँ बैठे थे, ये न्यूटन यहाँ बैठे हैं. नाउ क्या हो गया? इस पेड़ से एक एप्पल गिरा. ये स्टोरी आप लोगों को, सभी लोगों को पता है, एप्पल वाली स्टोरी. ठीक है. तो ये एप्पल कहाँ गिर गया? न्यूटन के सर के ऊपर गिर गया. और यहाँ से चालू हो गया भाई फिजिक्स. यहाँ से क्या चालू हो गया? फिजिक्स. अब यहाँ से फिजिक्स चालू हो गया, मतलब यहाँ से जो फिजिक्स स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं फिजिक्स की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच. इसको बोलेंगे अपन क्लासिकल मैकेनिक्स. क्या बोलेंगे? क्लासिकल मैकेनिक्स. तो ये जो न्यूटन ने जो डिस्कवर किया वो भी क्लासिकल मैकेनिक्स में ही आएगा. तो न्यूटन ने क्या सोचा फिर? भाई ये एप्पल नीचे गिरा क्यों? राइट. यहाँ से न्यूटन ने स्टार्ट किया ना, तो एप्पल नीचे गिरा तो गिरा क्यों?
देन उसके बाद न्यूटन ने इसके ऊपर स्टडी किया। ऐसे ही नहीं होता है कि मतलब आज एप्पल गिरा दूसरे दिन उसने फार्मूला बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। आज एप्पल गिरने के कुछ दिन के बाद न्यूटन ने उसका फार्मूला एस्टैब्लिश किया, बहुत ज़्यादा थेसिस बनाए, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क किए, देन ये फार्मूला एस्टैब्लिश किया। अभी देखो वो फार्मूला क्या था वो अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ से फिजिक्स पढ़ना आप बच्चों आपको, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने को फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता चल गया ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अट्रैक्टिव इन नेचर एंड लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो अब न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल गिर गया, उसके बाद न्यूटन ने क्या लिखना स्टार्ट कर दिया, थेसिस, मतलब पेपर लिखना है, पीएचडी वर्क करना स्टार्ट कर दिया एंड बहुत ही बढ़िया वर्क हो गया वो। उसके बाद देखो अभी देखो न्यूटन ने क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल बनाया। क्या बनाया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। अब यूनिवर्सल लॉ मतलब क्या है वो अपने को बताना पड़ेगा, ठीक है। और यूनिवर्सल मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है भाई। यूनिवर्सल मतलब होता है कि जो हर चीज के लिए अप्लीकेबल होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा यूनिवर्सल रिमोट। यूनिवर्सल रिमोट यानी क्या होता है, जो हर टीवी पे लगता है उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिमोट। उसका यूनिवर्सल नाम क्यों गिर गया, क्योंकि वो सारे की सारी टीवी पे अप्लाई होता है, एलजी के, सैमसंग के सारे टीवी पे वो रिमोट अप्लाई होता है, इसलिए बोलेंगे उसको यूनिवर्सल रिमोट। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल मतलब क्या होगा कि वो सारी की सारी बॉडी पे अप्लाई होगा, उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल से। सो लेट अस स्टार्ट विद द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। अभी देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल मतलब हर बॉडी के लिए वो अप्लीकेबल है। यूनिवर्सल मतलब क्या होगा, हर बॉडी के लिए वो अप्लीकेबल है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। बिफोर आई स्टार्ट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बातें आपको समझ गए तो यूनिवर्सल लॉ आपको चुटकियों में समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये देखो ये जो होता है यहाँ पे लिख कर ब्रफ वर्क रहेगा। देखो ए, ये क्या है, ए, सही है। ये देखो ऐसा बना है, मतलब इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही इंपॉर्टेंट है, टू बी। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखा है मैंने, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। क्या लिखा है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मतलब क्या होता है, इसको पढ़ते कैसे, देखो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता है अगर बी का वैल्यू बढ़ता है, अगर बी का वैल्यू बढ़ता है तो ए का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझा गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा, अगर बी का वैल्यू बढ़ेगा तो ए का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा या बढ़ेगा। अगर बी का वैल्यू घटता है या बी का वैल्यू कम होता है तो ए का वैल्यू आल्सो कम होता है। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है इसका मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी देखो मैं कैसे लिखा, ए, यहां देखो बी था, यहां पे 1/b है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, क्योंकि यहाँ पे कैसा आ गया, 1/, में आ गया। कैसा आ गया, 1/, में आ गया, तो इसको बोलेंगे ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है। अब इसको देखो, इसका मतलब देखो क्या, अगर बी का वैल्यू बढ़ता है, अगर बी का वैल्यू बढ़ता है तो ए का वैल्यू क्या होगा, घटेगा भाई। इसमें क्या होगा, ए का वैल्यू कम होगा। अगर बी का वैल्यू कम होता है तो ए का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। बस आप लोगों को इतना याद रखना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल स्टार्ट करते हैं। तो देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल स्टेट दैट, स्टेट क्या करता है, एवरी मास इन द यूनिवर्स, एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अनदर मास इन द यूनिवर्स with the force of attraction, with the force of attraction which is directly proportional to, which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। सर कुछ नहीं समझा हमें, चलो ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ग्रेविटेशनल लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, देखो जो पूरी दुनिया में जितने भी मासेस है, पूरे दुनिया में जितने भी मासेस है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसका मतलब देखो, सपोज ये दो मासेस हैं यूनिवर्स के, कोई भी दो मासेस है m1 एंड m2, ठीक है। अब ये दोनों मासेस एक दूसरे से
डिस्टेंस एक डिस्टेंस में सेपरेट है, वो डिस्टेंस है r। कितना डिस्टेंस सेपरेट है? r। मतलब ये बॉडी m1 है और ये बॉडी m2 है, और दोनों बॉडी एक दूसरे से कितने डिस्टेंस से सेपरेट है? r डिस्टेंस से सेपरेट है, मतलब r डिस्टेंस से एक दूसरे से दूरी बनाए रखे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलते हैं? ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा, ये मास अट्रैक्ट करेगा, मतलब दोनों के बीच में क्या है? फोर्स है, इसलिए तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, सही है ना। अगर फोर्स नहीं रहता तो वो अट्रैक्ट करते क्या? नहीं करते। मतलब दोनों के बीच में फोर्स है। अब वो फोर्स कितना है? अब देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये दोनों मासेस के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस हो गया। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ऐसे लिखते हैं, एंड इनवर्स, कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब जो डिस्टेंस दिया है r, उसके स्क्वायर को क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आ गया, ठीक है। अब इसी को मैं साथ में लिख सकता हूँ, चलो बहुत इजी है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, चलो दोनों को साथ में लिख सकते हैं हमें, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन कर लिया मैंने, क्योंकि फोर्स इसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चलो साथ में लिख लिया। अब फिजिक्स में एक चीज याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, 11th-12th में बहुत यूज होंगे। अब यहां पे है ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको अपने को रिमूव करना है, क्या करना है? इसको निकालना है। अब इसको निकालना आसान नहीं है, इसको निकालने के लिए दो लोग लगते हैं। कितने लोग लगते हैं? दो लोग। वो दो लोग कौन होंगे? इक्वल्स टू और कांस्टेंट। क्या होंगे दो लोग? इक्वल्स टू और कांस्टेंट। मतलब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन निकालना है तो कितने लोग आएंगे? दो लोग। कौन से? इक्वल्स टू और कांस्टेंट। चलो निकालो। एफ यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू और कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट, ये जी, कैपिटल जी, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सर अब ये g क्या है? g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है जी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद रखो, g है, g ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, g ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, f है ग्रेविटेशनल फोर्स, g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और F क्या है? F है ग्रेविटेशनल फोर्स। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। R रेडियस नहीं बोलना टेन स्टेट वालों, R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। ठीक है, अभी इसको मैं देखो एक्सप्लेन करना है, आप लोगों ने बस इतना याद रखना है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं कैसे बोलता हूं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल स्टेट दैट, ये क्वेश्चन में आएगा ना, क्वेश्चन क्या आएगा? स्टेट यूनिवर्सल लॉ, मतलब बताओ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल स्टेट दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the two masses which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। then दोनों को साथ में लिख लो। इसको निकालना है तो कितने लोग आएंगे? दो लोग, आगे दो लोग, इक्वल्स टू और कांस्टेंट वेयर जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेयर जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जी का यूनिट बनाना होता है अपने को, तो देखो फार्मूला क्या आ गया अपना? F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आ गया ये फार्मूला। अभी पूछा है अपने को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। फोर्स किसने बनाया भाई? न्यूटन ने। फोर्स किसने बनाया? न्यूटन ने। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन, बराबर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट बनाना है, बहुत इजी है। सबसे पहले जी का फार्मूला बनाओ। जी का क्या बनाओ? फार्मूला। बता दो कैसे बनाते। ये आर स्क्वायर है, वो कहाँ है? डिवाइड में है कि मल्टीप्लिकेशन में? डिवाइड में। इक्वल्स टू के इधर जाएंगे तो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, सही है। m1 m2 कहाँ है? मल्टीप्लिकेशन में। इक्वल्स टू के इधर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? डिवाइड में जाएंगे। तो देखो जी का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो जी एज इट इज मैंने लिख लिया, इक्वल्स टू।
आर इधर जाएगा तो क्या आएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 हो गए यहाँ तक। देन इसका यूनिट बनाते हैं, बहुत इजी। फोर्स किसने निकाला भाई? न्यूटन ने। न्यूटन। डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? मीटर में, पर यहां पे उसका स्क्वायर है तो क्या आएगा मीटर स्क्वायर। मास इनटू मास क्या आएगा केजी। मास कैसे गिनते हैं? केजी में, तो केजी स्क्वायर। तो ये आएगा जी का यूनिट। तो क्या है जी का यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, इतना याद रखना है आप लोगों ने। और इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज 6.67 into 10 raised to power -11. The unit is Newton meter square upon kg square. So, class, now listen carefully. क्वेश्चन आता है, आप लोगों के एक बुक में क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ऐसा है, देखो सबसे पहले फार्मूला क्या है? F इज टू, याद कर लो, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो इसका मतलब देखो, अभी कैसे समझना है इसको, फील कैसे करते देखो। सपोज ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ। अब अर्थ का मास है m। कितना है अर्थ का मास? कैपिटल M। बी द मास ऑफ अर्थ, हो गया। एंड ये आप खड़े हो यहाँ पे, और आपका मास कितना रहता है भाई? आपका मास चलो 50 kg। कितना है आपका मास? 50 kg। और 50 kg को मैं ले सकता हूँ m, स्मॉल m। ठीक है, मतलब कंसिडर किसी का मास 50 होता है, किसी का 60 होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या ले लिया? स्मॉल m। बॉडी का मास होगा, बॉडी मतलब आप लोगों का। अभी देखो फार्मूला लिखते हैं। अब देखो ये जो आदमी है वो कहाँ खड़ा है? अर्थ के सरफेस पे खड़ा है सब। और अर्थ का रेडियस कितना होता है? r। क्या है अर्थ का रेडियस? r। अभी देखो फार्मूला यहाँ पे बनेगा दोनों के लिए। g यहाँ पे m1 मतलब क्या है? कैपिटल M। m1 स्मॉल m। देखो, और m2 क्या है? स्मॉल m। और m1 क्या है? कैपिटल M। और ये दोनों मास हो गए, मतलब ये आदमी का मास और ये अर्थ का मास। अब अर्थ क्या कर रही? आदमी को अट्रैक्ट कर रही, सही है ना। तो देखो दो आगे g m1 m2 मतलब g n m। और डिस्टेंस क्या है? r, कैपिटल R का स्क्वायर। सर r कैसे हो गया इस बार? देखो ये दोनों तो एक दूसरे को क्या है? टच कर रहे, तो भी डिस्टेंस 0 क्यों नहीं हुआ? सो क्लास 0 इसलिए नहीं हुआ कि जो डिस्टेंस मेजर करना है वो सेंटर ऑफ मास से मेजर करना है। सर ये क्या चीज़ है सेंटर ऑफ मास? चलो देखो, ये चौक है। ये चौक कैसा है? ये चौक है सेम है, ये इसको बोलेंगे अपन सेम बॉडी या आइडेंटिकल बॉडी। क्या बोलेंगे इसको अपन? आइडेंटिकल बॉडी। अब इस चौक का जो सेंटर ऑफ मास का आएगा, बिल्कुल सेंटर में आएगा। कहाँ आएगा? बिल्कुल सेंटर में। देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है? बिल्कुल सेंटर में। चलो इसको देखते हैं। हाँ, पेंसिल। अब पेंसिल का जो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? सेंटर में आएगा। तो देखो बैलेंस हो गया। ये आप लोग ऐसे स्केल पकड़ते हो तो बैलेंस होता है ना। हाँ, तो ये जो जहाँ से मैंने इसको होल्ड करके रखा है, ये जो पॉइंट, ये है इस पेंसिल का सेंटर ऑफ मास। सही है। अब पेंसिल कैसी है? सेम एंड आइडेंटिकल है। सही है। तो आइडेंटिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? इसके सेंटर पे होता है। कहाँ होता है? उसके सेंटर पे। अगर मैंने इन मतलब बॉडी आड़ी टेढ़ी बॉडी ली, आड़ी टेढ़ी बॉडी मतलब कैसे बॉडी? या सपोज देखो, चलो ये भी सेम बॉडी है, इसको नहीं ले सकते। कुछ डिफरेंट टाइप की बॉडी लिया, हथौड़ी लिया। हथौड़ी जो होता है, हथौड़ी को मैं ऐसे सेंटर से पकड़ूँ तो हथौड़ी स्टेबल रही है कि नहीं? क्योंकि वो आइडेंटिकल बॉडी नहीं है। अब देखो ये जो अर्थ है ये भी कैसा है? स्पेरिकल है। ये कैसा है? स्पेरिकल मीन्स आइडेंटिकल है। कैसा है? आइडेंटिकल। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? सेंटर पे। और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? सेंटर से मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर करते हैं? सेंटर से यहाँ तक का, मतलब जहाँ आदमी खड़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? r, मतलब जो रेडियस है वो उसका डिस्टेंस होगा। अब सर ये रेडियस ऑफ अर्थ कहाँ से गिन के लाए हम? तो गिनने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको गिवन होती है। रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6
6400 किलोमीटर। कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। याद रखो सर मास ऑफ अर्थ कहाँ से लाए, वो भी गिवन होता है, वो होता है 6 × 10⁻24 kg। 6 × 10⁻24 kg। बस सर ये, और ये जो मास है वो आदमी का मास है। आज मैं खड़ा हूँ तो मेरा वेट 70 kg, आप खड़े हो तो आपका वेट 50 kg। चलो 50 kg ले लिया मैंने। नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड सॉल्व। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ये अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आप लोगों को आ गया, मतलब न्यूमेरिकल आ गया, और मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आंसर बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक है।